नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपना नया टॉपिक है एमएस एक्सेल के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज के बारे में। तो हमने एमएस वर्ड को कंप्लीट पढ़ा है। जैसे हमने इसके फीचर्स के बारे में जाना, उसके बाद हमने प्रत्येक शॉर्टकट कीज के बारे में जाना। हमने एमएस वर्ड की रिबन्स, टैब और बार के बारे में भी जाना है। तो आज अपन बात करते हैं दोस्तों एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल की बात करें तो इस तरीके के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं कि कौन सा फीचर कौन से टैब में है, लेकिन फिर भी अपने लास्ट में इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज अपना नया टॉपिक है, कौन सा है? एमएस एक्सेल है। ऑडियो वीडियो एकदम बता दीजिएगा, सब क्लियर है क्या? तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्या? एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल। आप एक्सेल के बारे में कितना कुछ जानते हैं? अगर आपने स्टार्टिंग की क्लासेज इंट्रोडक्शन वाली एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप एक्सेल के बारे में भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कविता, नमस्ते सर जी, नमस्कार जी। हाँ जी। तो अगर बात करें एक्सेल की, दोस्तों अगर एक्सेल की बात की जाए तो सबसे पहले एक्सेल पर कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं? आप सब जानते हैं कि अगर आपसे पूछे कि एक्सेल को रन मेन्यू से चलाना है, कौन से मेन्यू से चलाना है? रन मेन्यू से चलाना है। तो दोस्तों हम क्या लिखते हैं? या तो लिख दो एक्सेल या लिख दो एक्सेल डॉट ई एक्स ई। एक्सेल डॉट ई एक्स ई। एक्सेल लिख दो, चाहे एक्सेल डॉट ई एक्स ई लिख दो। सर रन मेन्यू की शॉर्टकट क्या है? ये मैंने आपको कई बार बता दी। विंडो लोगो प्लस आर। विंडो लोगो प्लस आर किसकी शॉर्टकट होती है? रन मेन्यू की शॉर्टकट होती है। और दोस्तों बात करें तो एक्सेल के अंदर जो हमारा पेज होता है उस पेज को हम सीट कहते हैं। आपको ध्यान आ रहा होगा, ये सारी बातें अपनों ने पहले की हुई है। एक्सेल के पेज को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शीट कहते हैं। एक्सेल की अगर बात करें तो एक्सेल के अंदर जो फाइल होती है उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? बुक कहते हैं। एक्सेल की फाइल को हम क्या कहते हैं? बुक कहते हैं। एक्सेल का अगर आपसे कोई पूछे एक्सटेंशन, एक्सेल का अगर आपसे कोई पूछे एक्सटेंशन है तो आप सब जानते हैं डॉट एक्स एल, डॉट एक्स एल एस या फिर डॉट एक्स एल एस एक्स होता है। पुराने वर्जन में डॉट एक्स एल एस होता है और नए वर्जन में डॉट एक्स एल एस एक्स होता है। और अगर बात करें एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट, एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट पूछे तो आप बता देना सेल होती है। एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। तो इन सब के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। मंजू, नमस्कार जी। तो सबसे पहले अगर बात करें एक्सेल के बारे में तो एक्सेल में ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमने बहुत पहले समझ लिया था। एमएस वर्ड जब स्टार्ट किया था उससे पहले भी मैंने बता दिया। अगर कोई स्टूडेंट्स नए हैं तो ये टॉपिक आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ कुछ चीजें अगर आपको लगे कि ये चीजें कहाँ बताई हुई है तो मैंने स्टार्टिंग की क्लासेज है, आप देखेंगे तो उसमें सारी क्लासेज मिल जाएगी। डे फर्स्ट से लेकर अगर कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ये छोटे छोटे डाउट्स भी बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए डे फर्स्ट की क्लासेज भी आप देख लेना। बट ये नया टॉपिक है, आज आप यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब एक्सेल की बात करें तो रन मेन्यू से हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं? एक्सेल, एक्सेल डॉट ई एक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब आप एक्सेल को स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, जब आप एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल के पूरे पेज पर, एक्सेल के पूरे पेज पर क्या होती है? वर्टिकल लाइन लगी होती है। एक्सेल के पूरे पेज पर क्या लगी होती है? इस प्रकार से वर्टिकल लाइन लगी होती है। ये कौन सी लाइन होती है दोस्तों? वर्टिकल लाइन। तो मैं एक शब्द लिख देता हूं कि पूरे पेज पर कौन सी लाइन लगी होती है? वर्टिकल लाइन लगी होती है। जब आप एक्सेल को स्टार्ट करते हो तो पूरे पेज पर कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन। और पूरे पेज पर इस प्रकार से क्या लगी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या लगी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। पूरे पेज पर कौन कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। दो शब्द आप अलग से समझेंगे। एक कौन सी लाइन लगी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन लगी होती है। एक तो हमारे पूरे पेज पर वर्टिकल लाइन होती है और एक हमारे पेज पर क्या होती है दोस्तों?
हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हो। अब जितनी भी ये वर्टिकल लाइन होती है, जितनी भी ये वर्टिकल लाइन है, जितनी भी ये खड़ी लाइन है, इनको वर्टिकल लाइन कहते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ये जितनी ही लाइन होती है इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं अभी? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जितनी ही इस प्रकार की जो खड़ी लाइंस होती है इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। तो लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, खड़ी लाइंस कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन है। अगर देखा जाए कि जितनी ही वर्टिकल लाइन है, जितनी भी क्या है? वर्टिकल लाइन है दोस्तों, ये क्या बनाती है? कॉलम बनाती है। क्या बनाती है? कॉलम बनाती है। देखिए, ये एक कॉलम है, ये भी 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 एक कॉलम है। एक्सेल में जितनी भी वर्टिकल लाइन होती है ये क्या बनाती है? कॉलम। और एक्सेल में जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दोस्तों, ये क्या बनाती है? रो बनाती है। क्या बनाती है? रो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक पूरी रो है, ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, और ये भी एक क्या है? रो है। तो एक्सेल के अंदर वर्टिकल लाइन क्या बनाती है? तो आप कह सकते हैं कॉलम बनाती है। वर्टिकल लाइन क्या बनाती है? कॉलम बनाती है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है? रो बनाती है। अब यहाँ पर दो नए शब्द और आगे, एक आ गया आपके पास क्या? रो। और एक आपके पास क्या आ गया दोस्तों? कॉलम। एक तो रो शब्द आ गया और एक क्या आ गया? कॉलम। रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन करते हैं, वहां पर क्या बनता है? सेल बनता है। क्या बनता है? सेल बनता है। एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या बताई मैंने? सेल बताया। सेल किससे बना? तो आप कह सकते हैं सर, एक तो रो थी, एक तो क्या थी आपके पास? रो। और एक दोस्तों आपके पास क्या है? कॉलम है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बना? सेल बना। अब आता है कि सर रो किससे बनी? तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, वो हमारी क्या बना रही है? रो। और जो वर्टिकल लाइन है दोस्तों, वो हमारी क्या बना रही है? कॉलम बना रही है। ज्योति शर्मा, गुड इवनिंग ज्योति। बिल्कुल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन आप सब जानते हैं, इस तरीके की जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रो बनाती है। वर्टिकल लाइन जो खड़ी लाइन होती है कॉलम बनाती है। रो और कॉलम मिलकर सेल बनाते हैं। रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेल के अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है। ये आपके पास क्या है? एक सेल है। ये आपके पास क्या है? एक सेल है। ये आपके पास क्या है? एक सेल है। ये भी आपके पास एक क्या है? सेल है। और ये भी आपके पास क्या है? सेल है। तो एक्सेल के अंदर जितनी भी हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है ये कॉलम बनाती है। वर्टिकल लाइन क्या बनाती है? कॉलम बनाती है। और हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों क्या बनाती है? रो बनाती है। रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां क्या बनता है? सेल बनता है। इसलिए एक्सेल की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब आपके सामने एक चीज क्लियर हो रही होगी कि ये पूरा का पूरा एक्सेल का पेज है, वो डिवाइड होता है किसमें? रो और कॉलम में। इसका मतलब पूरे पेज पर छोटे छोटे आपको क्या दिखाई देते हैं? सेल दिखाई देते हैं। इसलिए एक्सेल के अंदर हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है, एक्सेल के अंदर हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे क्या होती है? छोटी यूनिट होती है, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये एक सेल है, ये भी एक क्या है? सेल है। लेकिन अगर पूरा अगर इस चीज को देखा जाए दोस्तों, तो ये आपके पास क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। इस पूरे पेज पर अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। तो अगर आपसे पूछे कि सेल क्या है, अगर आपसे पूछे कि सेल क्या है, मैं यही नोट कर देता हूँ, थोड़ा सा अपने इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सके। देखिए, आपसे पूछे कि सेल क्या है, आपसे पूछे कि सेल क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? कि जहां रो और कॉलम, रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां क्या बनता है? सेल बनता है। अब दूसरी बात आती है कि एक सेल की बात नहीं हो रही, अब यहां पर बहुत सारे सेल है, तो हम से अगर पूछा जाए कि ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, तो आप कह सकते हैं शीट कहलाता है। क्या कहलाता है?
शीट कहलाता है। आपके पास ये पूरा एक पेज बन गया, यही मैंने लिखा है कि एक्सेल के पेज को हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। तो सर शीट क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल होती है। ग्रुप्स ऑफ सेल बोल दो, ग्रुप ऑफ क्या है, सेल है, जिसको हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि ये जो है, मान लो ये शीट नंबर 1 है, ये शीट नंबर क्या है, 1 है। ऐसे ही आपने दूसरी शीट ली, ऐसे ही आपने तीसरी शीट ली, ऐसे ही आपने अलग अलग शीट ले ली। पहले देखो एक सेल है, फिर 2 सेल है, तो ये सेल का ग्रुप बना, तो क्या कहलाई, शीट कहलाई। अब अगर आपसे पूछे 3 नंबर पे कि ग्रुप ऑफ शीट, ग्रुप ऑफ शीट की अगर बात करें तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। और यही मैंने आपके सामने लिखा है कि एक्सेल की जो फाइल होती है वो क्या कहलाती है, बुक कहलाती है। तो बुक की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ शीट होती है। ग्रुप ऑफ क्या होती है, शीट, जिसको हम क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। ग्रुप ऑफ शीट जिसको हम क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। तो एक्सेल के अंदर आप ये सारी चीजें अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल। सेल किससे बनता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। रो किससे बनती है, तो आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। कॉलम किससे बनते हैं, वर्टिकल लाइन से। रो और कॉलम क्या बनाते हैं, रो और कॉलम सेल बनाते हैं। सेल के ग्रुप से सीट बन जाती है, सीट के ग्रुप से क्या बन जाती है दोस्तों, बुक बन जाती है। तो हमारे पास सीट, बुक और सेल, ये तीनों पॉइंट आप याद रख लेना। लेकिन यहां पर आगे चलकर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, नोट लगाकर लिख लेना, नोट लगाकर लिख लेना अच्छे तरीके से। क्या है कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज बुक इन एक्सेल, व्हाट इज बुक इन एक्सेल, एक्सेल में बुक क्या है, एक्सेल में बुक क्या है, तो आप ध्यान देना कि अगर आपके सामने ऑप्शन हो ग्रुप ऑफ सीट, ग्रुप ऑफ सीट से, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो, ग्रुप ऑफ सीट्स एंड चार्ट्स, सीट्स एंड चार्ट्स, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीट एंड चार्ट्स हो जाएगा। तो वैसे डेफिनेशन क्या है बुक की, तो ग्रुप ऑफ सीट, देखो बुक के अंदर शीट की संख्या तो होती है, ग्रुप होता है, लेकिन चार्ट के अभी क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो अब आप ये डेफिनेशन याद रखिएगा। अगर मान लो कोई पेपर में सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि ग्रुप ऑफ सीट ही दिया हो तो सही है, लेकिन अगर सीट के साथ चार्ट आ जाए तो दोस्तों ये डेफिनेशन एकदम क्या है, एक्यूरेट डेफिनेशन है किसकी, बुक की। तो बुक क्या होती है, तो आप कह सकते हैं सीट और चार्ट का क्या होती है, ग्रुप होती है। चार्ट अपने आगे अच्छे तरीके से दोस्तों समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। बताओ भी यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि सीट क्या है, बुक क्या है, सेल क्या है। अब कई स्टूडेंट्स के मन में बड़े डाउट्स रहते हैं इस चीज को लेकर कि सर फिर एक शब्द आता है वर्कशीट, क्या होती है। आपसे पूछे कि सर एक हमने पढ़ा है एक्सेल में, वर्कशीट भी पढ़ा है और हमने क्या पढ़ा है, वर्कबुक भी पढ़ा है। हमने वर्कशीट भी पढ़ा है और हमने क्या पढ़ा है, वर्कबुक भी पढ़ा है। तो ये वर्कशीट और वर्कबुक क्या होती है, देखिए दोस्तों हमारे पास दो शब्द है, एक शब्द है शीट, एक शब्द है शीट है, और एक शब्द क्या है, बुक है। एक शब्द क्या है, शीट, और एक शब्द क्या है, बुक है। बुक कैसे बनी, आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ शीट, ग्रुप ऑफ शीट से क्या बनी है, बुक बनी है। ग्रुप ऑफ शीट से क्या बनी है, बुक बनी है। लेकिन होता क्या था कि जो हमारे ओल्ड वर्जन है, जो हमारे पास क्या है, ओल्ड वर्जन है, उन ओल्ड वर्जन के अंदर, उन ओल्ड वर्जन के अंदर जो हमारी शीट हुआ करती थी उसको वर्कशीट नाम दिया गया था, और जो हमारी बुक हुआ करती थी उसको वर्कबुक नाम दिया था। तो अब आप कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि ग्रुप ऑफ है, ग्रुप ऑफ है वर्कशीट, ग्रुप ऑफ है वर्कशीट है, तो वो क्या कहलाती है, वर्कबुक कहलाती है। यानी कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, शीट के ग्रुप को बुक कहते हैं और वर्कबुक ग्रुप के ग्रुप को वर्कशीट कहते हैं। पुराने वर्जन में वर्कबुक और वर्कशीट शब्द यूज किए जाते थे, और नए वर्जन के अंदर केवल शीट और बुक शब्द का यूज किया जाता है। बताओ भी यहां तक बात क्लियर है या नहीं है कि पुराने वर्जन में क्या था कि वर्कशीट और वर्कबुक दो शब्द थे, नए वर्जन में वर्क शब्द हटाकर केवल शीट और बुक कर दिया। तो आपसे पूछे कि वर्कशीट और वर्कबुक में फर्क क्या है, कुछ नहीं है। सेल के ग्रुप को शीट भी कहते थे, सेल के ग्रुप को वर्कशीट भी कहते थे। आपसे पूछे कि वर्कबुक क्या है, वर्कबुक के ग्रुप को वर्कशीट कहते हैं, लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछे कि केवल शीट के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो हम बुक कहते हैं। बताओ
इतनी बात क्लियर हुई क्या? आगे बढ़ते हैं। शीट बोले तो भी वही बात है, वर्कशीट बोले तो भी वही बात है, वर्कबुक बोले तो भी वही बात है, और वर्कबुक बोले तो भी वही बात है, और ओनली बुक बोले तो वही बात है। बताओ भी, यहां तक कोई डाउट किसी प्रकार का आप पूछ सकते हैं दोस्तों। देखिए, वापस देखिएगा, यहां पर मैंने आपको रियल में बुक की डेफिनेशन बताई। यहां बुक के स्थान पर वर्क बुक हो तो भी आप क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ शीट एंड चार्ट्स बोलोगे, या आप बोलोगे ग्रुप ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट्स क्या कहलाती है? वर्क बुक कहलाती है। चलिए आ जाइए वापस। हमारे पास क्या था? एक्सेल के अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। सेल के ग्रुप को शीट कहते हैं, और शीट और चार्ट के ग्रुप को हम बुक या वर्क बुक कहते हैं, बुक या वर्क बुक कहते हैं। अब देखिए, पूरे एक्सेल के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट दिखती है, ये क्या होती है? सेल होती है। अब दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जितनी भी वर्टिकल लाइन है, जितनी भी क्या है? वर्टिकल लाइन है। बताओ भी, ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। ये आपके पास जितनी भी वर्टिकल लाइन है, और ये आपके पास जितनी भी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। जितनी भी आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों, इन लाइन को हम ग्रिड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन कहते हैं। एक्सेल में जितनी भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रिड लाइन कहते हैं। देखिए, ये अब क्या बन गया? वर्टिकल लाइन ये वाली, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं? यानी कि ग्रिड लाइन क्या होती है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, लाइन शब्द और लिख लेना कि ये है हॉरिजॉन्टल। क्या है? वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन बोलते हैं। जितनी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन स्क्रीन पे होती है, उनको हम ग्रिड लाइन के नाम से जानते हैं। एक्सेल में ग्रिड लाइन क्या है? एक्सेल में ग्रिड लाइन क्या है? तो आप कह सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है पेज पर लगी हुई, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन बोलते हैं। आ जाइएगा, समझ लेते हैं किसके बारे में? ग्रिड लाइन के बारे में। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन क्या है? एक्सेल के पेज पर एक तो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक हमारे पास क्या होती है? वर्टिकल लाइन। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन बोलते हैं। एक्सेल में अगर आपसे पूछे ग्रिड लाइन की पोजीशन, ग्रिड लाइन की क्या बात करें? पोजीशन की, ग्रिड लाइन की पोजीशन कितनी होती है? 2 होती है। ग्रिड लाइन की पोजीशन कितनी होती है? 2 होती है। इस प्रकार से, एक होती है व्यू और एक होती है प्रिंट। ग्रिड लाइन की पोजीशन कितनी होती है? 2 होती है। बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन क्या होती है? व्यू होती है। व्यू का मतलब दिखाई देना। देखो कैसे होता है, ये मेरे पास क्या है? एक्सेल का एक पेज है। इस पर ये जितनी भी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनको दोस्तों क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन कहते हैं। जितनी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन। मैंने यहाँ पर 10 लिखा, मैंने यहाँ पर 20 लिखा, मैंने यहाँ पर 30 लिखा, तो देखिए ग्रिड लाइन भी दिखाई दे रही है, टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ग्रिड लाइन की बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है? व्यू। व्यू का मतलब दिखाई दे रही है आपको। क्या दे रही है? दिखाई। अगर मैं इस चेक बॉक्स को यहाँ से हटा देता हूँ तो 10 20 30 तो दिखेगा, बट ये लाइन नहीं दिखेगी। ये आपके सामने पेज केवल ऐसे दिखेगा, 10 20 और 30। तो आप ग्रिड लाइन को दिखा भी सकते हैं, छुपा भी सकते हैं। ग्रिड लाइन को दिखा भी सकते हैं और छुपा भी सकते हैं। पहले से ग्रिड लाइन कैसे होती है? दिखाई देती है। इसका मतलब आपको चाहिए कि ग्रिड लाइन हट जाए, तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही हटेगा, तो ये ग्रिड लाइन छुप जाएगी। जैसे आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइन आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रिंट है। क्या है? प्रिंट है। तो बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन व्यू है। मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, और मैंने इसी का प्रिंट निकाल लिया, तो मेरे प्रिंट में केवल क्या आया? 10 और 20 30 आया, क्योंकि यहां पर ग्रिड लाइनें नहीं आई, क्योंकि मैंने प्रिंट पर क्लिक नहीं किया। और जैसे ही मैं प्रिंट पर क्लिक करने के बाद अगर मैं प्रिंट निकालूंगा, ये सारी की सारी क्या आ जाएगी? ग्रिड लाइन भी प्रिंट में आ जाएगी। इसका मतलब ग्रिड लाइन केवल आप सॉफ्ट कॉपी में देख भी सकते हो, और आप चाहते तो हार्ड कॉपी में भी इनको प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होती है किसकी? ग्रिड लाइन की। ग्रिड लाइन पहले से दिखाई देती है, आप चाहें तो प्रिंट में भी उनको शामिल कर सकते हैं। इसके लिए कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 2। एक व्यू ऑप्शन होता है और दूसरा कौन सा होता है? प्रिंट ऑप्शन होता है। कविता कुमारी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून कविता।
हाँ जी, इतनी बात समझ में आई क्या कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है उनको तो ग्रिड लाइन बोलते हैं। ग्रिड लाइन का मतलब क्या है, दो ही पोजीशन होती है, देख सकते हो और देखने के साथ साथ प्रिंट भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि हम देखना चाहते हैं तो आप देख लो, आप चाहते हो हम प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन की बात करें तो ग्रिड लाइन कौन सी होती है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है। जो हमारी स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है दोस्तों, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन दो पोजीशन में होती है, कौन कौन सी होती है, एक व्यू और एक प्रिंट। बाय डिफॉल्ट व्यू में तो होती है, चाहे तो आप प्रिंट में भी ले सकते हैं। मान लो आप एक टेबल बना रहे हो एक्सेल के अंदर, कुछ भी लिख रहे हो, अगर आप ग्रिड लाइन को प्रिंट में क्लिक नहीं करेंगे तो आपका जो मैटर आएगा उसमें डेटा तो आ जाएगा लेकिन लाइनें साथ में नहीं आती। अगर आप इनको चाहते हैं तो आप क्या कर दो, यहां पर प्रिंट पर भी क्लिक कर दो। ये हमारे पास ग्रिड लाइन की बात हो रही है। तो ग्रिड लाइन की पोजीशन क्या है ये आप सबको पता चल गया। ग्रिड लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन बोलते हैं। आइएगा, यहां तक अगर किसी को डाउट है इस पूरी स्ट्रक्चर में तो आप पूछ सकते हैं कि एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल। एक्सेल में जितना भी डेटा लिखा जाता है, एक्सेल में जितना भी डेटा लिखा जाता है, मान लो ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, एक्स लिखा, वाई लिखा, जितना भी डेटा लिखा जाएगा वो सेल में लिखा जाता है। सेल किससे बनता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रतिछेदन। जहां रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर सेल बनता है। रो किससे बनती है, कॉलम किससे बनता है, सेल किससे बनता है, ये बातें मैंने की। सेल एक हो तो सेल कहेंगे, सेल का अगर ग्रुप बन जाए तो उसको हम सीट कहेंगे। सीट की अगर बात करें तो एक सीट हो तो सीट कहेंगे, एक से ज्यादा सीट हो तो वो बुक बन जाती है। है कोई डाउट किसी को, बड़े आगे बताइए भी। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आपके सामने आ गया कि एक्सेल में ग्रिड लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है। आपको मैंने बता दिया सीट क्या होती है, बुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है। कितनी बातें क्लियर है या नहीं है। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है बताओ भी, किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़े, क्योंकि ये बेस है। अगर यहां से आपको ये चीज नहीं क्लियर हुई कि सर ये सीट क्या था हमें तो पता ही नहीं, ये बुक क्या थी हमें पता ही नहीं, तो अभी अपने इनको क्लियर कर सकते हैं। अगर एकदम क्लियर है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि चलिए सर आगे बढ़िएगा, आगे के कंसेप्ट पर फोकस करते हैं। देखो, एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई भी आप पेपर उठा के देखेंगे तो एक्सेल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक एक क्वेश्चंस, मुझे नहीं लगता कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का आपका कोई, एक्सेल का कोई क्वेश्चंस आपका गलत हो। चलिए, ये कहानी थी एक्सेल के इंट्रोडक्शन की बात करें। आ जाइएगा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहानी क्या है ये पहले शुरू करते हैं। एक्सेल अपने पास है, एक्सेल अपने पास है। एक्सेल में पूरे पेज पर क्या है, वर्टिकल लाइन है। पूरे पेज पर क्या है, वर्टिकल लाइन है। पूरे पेज पर क्या है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन क्या बनाती है दोस्तों, बोलिएगा, वर्टिकल लाइन क्या बनाती है और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है। वर्टिकल लाइन क्या बनाती है और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है। ये हमारे पास खड़ी लाइन होती है, ये कौन सी लाइन होती है अभी, वर्टिकल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। और एक हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ओके, कविता कह रहे हैं ओके सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भी देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्लियर है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है, वर्टिकल लाइन क्या बनाती है, कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है एक्सेल के साथ है। आपसे पूछा कि इस सेल में, देखो, अब आप बताइएगा आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई। मैंने कहा कि मैंने ए लिखा है किसी सेल में, मैंने ए लिखा है किसी सेल में, बताओ कौन से सेल में मैंने ए लिखा है, कैसे काउंट करोगे। कि मैंने पूछा आपसे कि मैंने ए लिखा है किसी सेल के अंदर, ए लिखा है किसी सेल के अंदर, बताओ मैंने कौन से सेल में ए लिखा है, कौन से सेल में ए लिखा है। समस्या क्या है कि हम ए कैसे बताएं, ऐसे बताओगे सर ऊपर से एक दो तीन चार रो छोड़ दो, 4 नंबर रो में है,
1 2 3 तीसरे कॉलम के अंदर आपने ए लिखा है। अगर ऐसे काउंट करने बैठे ना दोस्तों, तो ये कभी भी आप कर ही नहीं सकते कि एक्सेल के कौन से सेल में क्या लिखा हुआ है। एक बात बताइए, हम घर में 10 सदस्य हैं, अब 10 के 10 का अगर कोई नाम न हो तो एक दूसरे को बुलाएंगे कैसे? किसी को बोलोगे कि तू नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, उसको। का मतलब क्या होगा? पहले तो आपको 5 से 7 मिनट तो ये वेरीफाई करने में लग जाएगा सामने वाले को कि बोल किसको रहा है। सेम चीज है कि क्लास में किसी स्टूडेंट को कुछ बोलना है, उसका नाम नहीं पता, रोल नंबर नहीं पता, तो आप सभी स्टूडेंट को बोलोगे उसको बोलो, नहीं उसको नहीं, उसको बोलो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब सेम प्रॉब्लम है कि सर किस सेल में क्या लिखा है, इसमें नहीं, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में नहीं सर, राइट वाले में, राइट वाले में नहीं सर, लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाले में नहीं सर, डाउन वाले में। ऐसे बताने में टाइम ज्यादा लगेगा और परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए क्या किया, एक्सेल की बात करें तो ऐसा कुछ हो जाए कि प्रत्येक सेल का एक एड्रेस हो, प्रत्येक सेल का क्या हो, एक एड्रेस हो, तो बताना कितना आसान हो जाएगा कि उस सेल के एड्रेस में देखो सर, इस एड्रेस में चेक करो, तो केवल क्या देखना है, एड्रेस देखना है। इसलिए अब हम समझते हैं कि एक्सेल के अंदर प्रत्येक जो सेल है उस सेल का क्या होता है, एड्रेस होता है। तो हमारे पास पार्ट कौन सा आता है, सेल एड्रेस। क्या आता है, सेल एड्रेस। बताओ, ये आसान है ना कि अगर सेल का एड्रेस हो तो बताना आसान हो जाएगा कि हाँ इस सेल की बात हो रही है सर, इस सेल की बात हो रही है। ठीक है। अगर मान लो सेल का एड्रेस नहीं हो तो फाइंड करना या पहचान करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो अब बात करते हैं सेल के एड्रेस की। मुझे आपका एड्रेस जानना है कि आप कहां रहते हैं। तो सबसे पहली कोशिश मेरी यही होगी कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ आप कहां रहते हैं। सेम चीज है कि हम सेल के एड्रेस को जानना चाहते हैं। सबसे पहले सेल के पास चलते हैं, सेल से पूछते हैं बता तेरा एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले हम इस सेल के पास पहुंचे और इस सेल से पूछा कि बता तेरा एड्रेस क्या है। एक सेल के पास गए और उससे पूछा कि बता तेरा एड्रेस क्या है। इस सेल ने कहा कि मुझे मेरा एड्रेस नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जिनसे बनकर आया हूं वो एक तो क्या है, कॉलम है, एक तो क्या है, कॉलम है, और एक क्या है, रो है। हमने सेल से पूछा कि तेरा एड्रेस क्या है, तो सेल ने कहा कि मुझे मेरा एड्रेस नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं रो और कॉलम से मिलकर बना हूं। ये आपको बात मैंने पहले बता दी है कि मैं किससे मिलकर बना हूं, रो और कॉलम से मिलकर बना हूं। इसका मतलब इसने हमें एक रेफरेंस दे दिया कॉलम का और रो का। हम गए कॉलम के पास, हम गए किसके पास, कॉलम के पास है, और कॉलम से पूछा कि बता सेल का एड्रेस क्या है। तो कॉलम ने कहा कि मुझे सेल का एड्रेस तो नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मेरे क्या होते हैं, लेबल होते हैं, मेरे क्या होते हैं, लेबल होते हैं। हमने कॉलम से पूछा कि सेल का एड्रेस बता, तो कॉलम ने कहा सेल का एड्रेस तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है मेरे क्या होते हैं, लेबल होते हैं। हम आए रो के पास है, तो रो से पूछा कि सेल का एड्रेस बता, तो रो ने कहा कि मुझे सेल का एड्रेस नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मेरे क्या होते हैं, नंबर होते हैं, मेरे क्या होते हैं, नंबर होते हैं, मेरे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। यहां से जानकारी मिली कि कॉलम का लेबल, रो का नंबर, सेल का एड्रेस है। तो अब कॉलम का लेबल, रो का नंबर है, तो कॉलम से पूछा तो उसने कहा मेरे लेबल है, रो से पूछा उसने कहा मेरे नंबर है, तो फिर सेल ने कहा मेरा क्या है, एड्रेस है, मेरा क्या है, एड्रेस है। तो अब किसी भी सेल के एड्रेस में दो चीजें होनी चाहिए, कॉलम का लेबल भी होगा और रो का नंबर भी होगा, कॉलम का लेबल भी होगा और रो का नंबर भी होगा। तो अगर आपसे पूछे कि सेल का एड्रेस बताओ, तो आपको कॉलम लेबल भी पता होना चाहिए, रो का नंबर भी पता होना चाहिए। और हमने पूछा कि चलो ठीक है, ये जानकारी तो अच्छी लगी हमें कि कॉलम का लेबल होता है, रो का नंबर होता है। तो एक्सेल ने कहा कि कॉलम के लेबल की शुरुआत ए से होती है, किससे होती है, ए से, और रो के नंबर की शुरुआत किससे होती है, एक से होती है। तो अब देखिएगा कि सबसे पहले कॉलम का लेबल ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे कॉलम के लेबल है, क्या है, लेबल है। इसने कहा रो के नंबर है, रो के नंबर शुरू कहां से होगा दोस्तों, एक से शुरू होगा। तो देखो क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। कॉलम का लेबल है, रो का नंबर है, सेल का एड्रेस है। कॉलम का
लेबल है, रो का नंबर है, सेल का एड्रेस है। अब अगर आपसे पूछे किसी भी सेल का एड्रेस है तो पहले लेबल लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, लेबल है, और बाद में दोस्तों क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। पहले लेबल लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। पहले लेबल क्या है, ए है, नंबर क्या है, 1 है। तो हमारे सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होगा, सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होगा, सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होगा। तो लेबल क्या है, ए है, लेबल क्या है, ए है, नंबर क्या है, 1 है। तो पहले सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ इस सेल का एड्रेस क्या है, तो पहले बताओ लेबल, बाद में बताओ नंबर, तो A1। आपसे पूछे इसका एड्रेस क्या है तो B1। आपसे पूछे इसका एड्रेस क्या है तो C1 है। तो मैंने जब A लिखा था तब आप बता नहीं पा रहे थे कि कौन से सेल पे हैं। अब बताओ कि जहां पर मैंने C लिखा हुआ है उस सॉरी जहां पर मैंने A लिखा हुआ है उस सेल का एड्रेस क्या है, जहां पर मैंने A लिखा हुआ है उस सेल का एड्रेस क्या है, उस सेल का एड्रेस क्या है जहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर डेटा रखा हो तो उसकी पहचान हम उसके एड्रेस से कर सकते हैं। एड्रेस के लिए कॉलम का लेबल होता है, रो का नंबर होता है और सेल का एड्रेस होता है। ये लाइन आप हमेशा याद रखना, कॉलम का लेबल, रो का नंबर, सेल का एड्रेस, कॉलम का लेबल, रो का नंबर और सेल का एड्रेस है। बताइए भी यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई। तो आपसे पूछे कि सेल का एड्रेस बताओ तो सेल के एड्रेस के अंदर कॉलम का लेबल भी होगा, रो का नंबर भी होगा और सेल का एड्रेस पता कर सकते हो अगर आपके पास ये दोनों बातें हैं तो। बताओ भी क्लियर होगी बात यहां तक। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ जिस सेल में ए लिखा हो उसका एड्रेस क्या है, C4 है। क्या है, C4। ऊपर देखो C है, इधर देखो 4 है। आपसे पूछे इसका एड्रेस बताओ तो D4 है। इसका एड्रेस बताओ तो D5 है। इसका एड्रेस बताओ तो B6 है। इसका एड्रेस बताओ तो B3 है। इसका एड्रेस बताओ तो F1 है। इसका एड्रेस बताओ तो F2 है। इसका एड्रेस बताओ तो F7 है। तो आपके सामने अगर पूछा जाए कि इस सेल का एड्रेस क्या है तो ऊपर लेबल है, इधर नंबर है, तो पहले लेबल लिखे जाते हैं। किसी भी सेल के एड्रेस को आप 1A नहीं लिख सकते, किसी भी सेल के एड्रेस को आप 1A नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले लेबल लिखे जाते हैं, बाद में नंबर लिखे जाते हैं। बताओ यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई। पहले लेबल लिखे जाते हैं और बाद में क्या लिखे जाते हैं, नंबर। ज्योति शर्मा बिल्कुल बहुत बढ़िया भी, C4 बहुत। ये बात क्लियर होगी। और हमेशा याद रखना है कि किसी भी सेल के एड्रेस को लिखते समय पहले लेबल होने चाहिए, बाद में नंबर होने चाहिए। अगर ये आगे पीछे होता है, पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा सेल एड्रेस सही है कौन सा नहीं है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों कि जो सेल के एड्रेस अगर आपसे पूछे तो पहले कॉलम के लेबल होने चाहिए और बाद में रो के नंबर होने चाहिए। पहले लेबल होने चाहिए और बाद में क्या होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। अब आपके सामने इतने सारे सेल है, प्रत्येक सेल का बताओ एड्रेस बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, प्रत्येक सेल का एड्रेस बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। क्योंकि आपको लेबल पता लग गया, नंबर पता चल गया, तो प्रत्येक सेल का एड्रेस तो बताना अब क्या हुआ, आसान हुआ। पहले हम लेबल बता देंगे सर, बाद में हम नंबर बता देंगे। पूछो आप हमसे कोई भी सेल का एड्रेस, तो मैंने पूछा कि इस सेल का एड्रेस बताओ, तो आप सबके मन में आएगा कि पहले लेबल देखना है, बाद में नंबर देखना है, तो क्या हो जाएगा, D7 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। सेल का एड्रेस पता चल गया। अब कहानी जो है वो सारी की सारी इसके बाद की है। ये तो पता चल गया कि हम जिस घर में रहते हैं उसका भी एक एड्रेस होगा, जहां हम पीजी में कहीं भी रहते हैं वहां का भी एक एड्रेस होगा। बगैर एड्रेस कोई भी काम, ऐसा थोड़ी होता है कि हर घर का सेम एड्रेस होता है, पूरी दुनिया के प्रत्येक घर का सेम एड्रेस है, पॉसिबल है क्या ये। अगर ऐसा हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है पत्राचार करने के लिए, पहचान करने के लिए, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आएगी अगर ऐसा कभी होता है तो। बताओ इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब हर घर का एक एड्रेस है जिसको हमने नाम दिया है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस में कॉलम का क्या होता है, लेबल। कॉलम का क्या होता है, लेबल। शुरू होता है ए से। रो का क्या होता है, नंबर। शुरू होता है 1 से। रो का क्या होता है, नंबर। शुरू होता है 1 से। सबसे बड़ी कहानी इसके बाद की है, सबसे बड़ी कहानी इसके बाद की है। कहानी क्या है दोस्तों, ये देखिएगा। कहानी है क्या
हमने कहा कि कॉलम का लेबल शुरू होता है ए से। देखिए लेबल ऐसे लिखे होते हैं ए बी सी ऐसे कॉलम पे, बट मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, इसको आप अदरवाइज में अदर वे में मत लेना कि सर ऐसे आपने कैसे लिख दिया। यानी कि आप ए बी सी ऐसे भी लिख दो, समझाने के जो व्यू से आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से ये हमारे कॉलम के लेबल ए बी सी ऐसे लिखे होते हैं। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं, कुछ बड़ी चीजें अपने को नोट करनी है इसलिए। ए के बाद बी आता है, ये सबको पता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, चलते चलते दोस्तों क्या आता है, जेड आता है। चलते चलते क्या आता है, जेड आता है। ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, कहां तक आगे, जेड तक आगे। कहां तक आगे, जेड तक आगे। बताओ जेड तक टोटल कितने लेबल हो गए, तो आप सब जानते हैं 26 हो गए। कितने हो गए, 26 हो गए। क्या हमारे पास है एफ के बाद चलते चलते और यहां क्या आ जाए, जेड आ जाए, तो क्या इतने ही कॉलम होते हैं या इससे ज्यादा होते हैं? क्या जेड तक ही कॉलम होते हैं या इससे ज्यादा होते हैं? जेड तक ही होते हैं या इससे ज्यादा? और अगर इससे ज्यादा है तो फिर कॉलम का लेबल क्या दोबारा ए होगा या नहीं होगा? क्या दोबारा ए होगा? जेड तक आगे, जेड के बाद ए बी सी, फिर जेड आ जाए, फिर उसके बाद ए बी सी, फिर जेड आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, बताइए भी। अगर आपसे पूछे कि ए बी सी डी ई एफ जेड तक आगे, फिर वापस सर ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी, फिर जेड आ जाएगा, ए बी। बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा हो सकता है एक्सेल के अंदर कि कॉलम के लेबल दोबारा रिपीट हो सके? क्या कॉलम के लेबल दोबारा रिपीट हो सकते हैं क्या, बताइए भी। जितना पता है यस नो में आप बता सकते हैं कि क्या रिपीट ए से शुरू होंगे या कैसे होंगे, बताइए भी। चलिए, अब देखिए होती क्या है, कहानी क्या है। ए से लेकर जेड तक चले, ए से लेकर जेड तक चले, तो क्या 26 से ज्यादा होते हैं? बिल्कुल यस, 26 से भी ज्यादा होते हैं। लेकिन होते कैसे हैं? अब क्या किया, ए को कॉमन निकाल लिया, 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 और चलते चलते ए को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। और ए के साथ क्या है, बी, ए के साथ ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई, चलते चलते क्या आ जाएगा, ए जेड। बताओ टोटल कितने हो गए, 26 दूना 52। बताओ टोटल कितने हो गए, 26 डबल हो गए 52 हो गए। क्या इससे भी ज्यादा होते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों इससे भी ज्यादा होते हैं। इसको कॉमन निकाल लेंगे, बी को कॉमन निकाल लेंगे, बी को कॉमन निकाल लेंगे, और बी को कॉमन निकाल लेंगे। बी के साथ भगाएंगे किसको, बी के साथ ए को, बी के साथ बी को, बी के साथ सी को, बी के साथ डी को, बी के साथ ई को, और चलते चलते कहां तक आ जाएंगे दोस्तों, बी जेड है, ये आपके हो जाएंगे 78। कितने हो जाएंगे, 78 है। क्या 78 से भी ज्यादा होते हैं क्या? तो यस दोस्तों बिल्कुल होते हैं, 78 से भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो अब सी को कॉमन निकालेंगे, सी के साथ है, सी को कॉमन निकालेंगे, सी को कॉमन निकालेंगे, और चलते चलते कॉमन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सी के साथ ए, सी के साथ है बी, सी के साथ सी, सी के साथ डी, सी के साथ ई, और क्या आ जाएगा, सी जेड आ जाएगा। प्लस और हो गए कितने, 26। यानी कि 26 से भी ज्यादा है, 52 से भी ज्यादा है, 78 से भी ज्यादा है। तो फिर और कितने ज्यादा है, क्या होगा दोस्तों, डी को कॉमन निकालेंगे, किसको कॉमन निकालेंगे, डी को कॉमन निकालेंगे, डी को कॉमन निकालेंगे, चलते चलते क्या आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा। फिर ई को कॉमन निकालेंगे, चलते चलते क्या आ जाएगा, ई जेड आ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात आपको। ई के बाद एफ आता है क्या, ई के बाद एफ आता है क्या, एफ को कॉमन निकालेंगे, और चलते चलते क्या आ जाएगा, एफ जेड। उसके बाद है जी, एफ के बाद है जी को कॉमन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, जी जेड आ जाएगा। जी के बाद है एच को कॉमन निकालेंगे, एच जेड। आई के आई कॉमन निकालेंगे, और चलते चलते
आई के साथ वी तक चलेंगे दोस्तों, तो यहां पर कॉलम के लेबल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एंड हो जाएगा। बताओ टोटल कितने हो गए, बताओ टोटल कितने हो गए। रीजनिंग पड़ी होगी, सब निकाल सकते हो आप। ए से जेड तक 26 होते हैं, आई वी तक कितने होते हैं, कमेंट करके बताओ। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कौन स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करके बताएगा, बताइए भी। क्या आप सब जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं, उसके बाद भी कॉलम के लेबल होते हैं, उसके बाद आई वी तक कितने हो जाएंगे, काउंट करके बताओ। ये 26 प्लस 26 52 78, तो आई वी तक खत्म हो जाते हैं। तो आई वी तक खत्म होने के बाद बताओ कि टोटल संख्या कितनी होगी, टोटल संख्या कितनी होगी, बताइए भी। आपके जवाब का इंतजार है, बताओ टोटल कितने होते हैं। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, रीजनिंग में दिमाग लगाओ, मुझे बताओ कि टोटल कॉलम कितने होंगे, काउंट करके बताओ। कौन बताएगा सबसे पहले, बताओ भी। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, बताओ भी। किसी का जवाब अभी तक नहीं आया है। कोई टूटा फूटा, सही गलत, उल्टा सीधा, कुछ तो जवाब देना भाई, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं आप सबका। करना क्या है, जोड़ घटाओ भी तो, टोटल काउंट ही तो करना है, कितना है बताओ। आप में से कोई मंजू, कोई ज्योति, कोई कविता, कोई भी इधर। कोई सुन रहा है मेरी बात, चलो भी ठीक है, काउंट कर लेते हैं भाई। आपका जवाब नहीं आया, बट मेरा काम है, बताना पड़ेगा। टोटल देखो 26 ए से जेड तक हुए, 52 हुए, और आई वी तक टोटल कितने हुए दोस्तों, तो याद रखना आई वी तक टोटल कितने होते हैं, 256 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 256 होते हैं। बिल्कुल संजय का जवाब आया 256, बहुत बढ़िया भी संजय। 256 होते हैं। आईवी तक कितने होते हैं टोटल, 256 होते हैं। आईवी तक टोटल कितने होते हैं, 256। ज्योति शर्मा, बहुत बढ़िया भी ज्योति, 256। अब सबके जवाब आ गए हैं। चलिए टोटल कितने हो गए, 256 हो गए। टोटल कितने हो गए, 256 हुए। और वापस आइएगा, अब हमने रो स्टार्ट की, इसका मतलब ये कहानी रिपीट तो एबीसी वाली नहीं होगी। जेड के बाद क्या आएगा, डबल ए आएगा। जेड के बाद क्या आएगा, देखो जेड के जस्ट बाद में क्या आएगा, डबल ए आएगा, फिर ए जेड आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी जेड आएगा, फिर सी आएगा, सी जेड आएगा, और लास्ट में कहां तक चलोगे, आई वी तक है। तो एफ के बाद इस तरीके से चलते चलते दोस्तों क्या आ जाएगा, आई वी, और आई वी तक टोटल कितने हो जाएंगे, 256 हो जाएंगे। यहां से देखो एक नंबर से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 7 8, चलते चलते क्या होगा, 9 10 50 100 1000 10,000 20,000 30,000 50,000, कहां तक चलेगी ये टोटल संख्या, 65,536, 65,536 तक, 65,536 तक क्या होती है, रो की संख्या होती है। तो आपसे पूछे कि टोटल रो बताओ, तो 65,536। आपसे पूछे टोटल कॉलम बताओ, तो 256। आपसे पूछे कि 256 नंबर कॉलम का लेबल क्या होता है, तो आई भी होता है। जैसे आपसे पूछे कि एक नंबर कॉलम का लेबल क्या होता है, तो ए, 2 नंबर का बी होता है, 26 नंबर का जेड होता है, तो 256 नंबर का लेबल क्या होगा दोस्तों, आई वी होगा। क्या होगा, आई वी होगा। क्लियर हुई यहां तक बात। अब देखिए, अब यहां से अपन लेते हैं इसको, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि हम एमएस ऑफिस के दो वर्जन की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। एक ओल्ड वर्जन अगर आपके सामने एमएस एक्सेल 2000 वर्जन का हो, या एक्सेल 2003 वर्जन का हो, एक्सेल 2000 वर्जन हो या 2003 वर्जन का हो। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं मैं बता देता हूं कि एमएस एक्सेल के, एमएस ऑफिस के एक वर्जन था 1997, फिर आया 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021।
21 ये वर्जन है। हम केवल यहाँ पर बात कर रहे हैं 2000 और 2003 की, और 2000 और 2003 में दोस्तों क्या बताने जा रहा हूं मैं, सेल का एड्रेस बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं, सेल का एड्रेस बताने जा रहा हूं। अब समझिएगा सेल के एड्रेस के बारे में। सेल के एड्रेस में कई सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है फर्स्ट कॉलम लेबल। जिनको जितना पता है कमेंट करके बता देना कि पहले कॉलम का लेबल क्या होता है, बताइए। आपसे पूछे कि फर्स्ट रो नंबर, फर्स्ट रो नंबर, फर्स्ट रो नंबर, बताओ भी फर्स्ट रो नंबर क्या होता है। आपसे पूछे फर्स्ट सेल एड्रेस, फर्स्ट सेल एड्रेस, फर्स्ट सेल एड्रेस, बताओ भी क्या होता है। और अगर आपसे पूछे लास्ट कॉलम लेबल, लास्ट कॉलम लेबल, लास्ट कॉलम लेबल, आपसे पूछे लास्ट रो नंबर, लास्ट रो नंबर है, आपसे पूछ सकता है लास्ट सेल एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस। और क्या पूछ सकता है आपसे, नंबर ऑफ कॉलम, या आप ऐसे लिख दो टोटल कॉलम, टोटल कॉलम। और आपसे पूछ सकता है टोटल सेल, पूछ सकता है टोटल कॉलम और टोटल सेल पूछ सकता है, टोटल कॉलम और टोटल सेल पूछ सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर, स्पेस ना, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ ताकि नीचे वाली सारी बातें आपको समझ में आ जाए। क्या आ गया, फर्स्ट कॉलम का लेबल, फर्स्ट रो का नंबर, फर्स्ट सेल का एड्रेस, क्या आएगा लास्ट कॉलम लेबल, लास्ट कॉलम लेबल, फिर आएगा लास्ट रो नंबर, लास्ट रो नंबर, फिर आएगा लास्ट सेल एड्रेस, फिर आएगा टोटल कॉलम, फिर आएगा टोटल सेल, टोटल सेल। अब देखो बताओ भी, ये जितने क्वेश्चंस हैं उनका जवाब आप बता दो। मैंने बता दिया है लगभग, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ज्योति कह रही है सर, बिल्कुल यस, ज्योति कह रही है A1, कविता कुमारी, मीना A1, ज्योति A1, IV बहुत बढ़िया भी, शानदार, क्या बात है। चलो आपको ये बात समझ में आ गई या पहले भी पढ़ रखा है, बताओ भी पहले भी किया हुआ है कि ये टॉपिक। फर्स्ट कॉलम लेबल कहां से शुरू हुआ, ए से। पहले रो का नंबर आप सब जानते हैं क्या होता है, एक होता है। पहले सेल का एड्रेस, जब सेल के एड्रेस की बात आए तो कॉलम का लेबल भी लिखना है दोस्तों, कॉलम का लेबल भी लिखना है, रो का नंबर भी लिखना है। लास्ट कॉलम का लेबल मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, देखो लास्ट कॉलम का लेबल क्या होता है, IV, क्या होता है IV। तो देखो लास्ट कॉलम का लेबल IV। लास्ट रो का नंबर अगर किसी को डाउट हो तो यहां देख लेना 65,536, 65,536, 65,536। लास्ट सेल का एड्रेस देखो कैसे निकालेंगे, लास्ट सेल का एड्रेस यहां से ऊपर से क्या आया IV, ऊपर से क्या आया IV, और इधर से है 65,536 है, तो मान लो ये लास्ट सेल है तो इसका एड्रेस ऊपर से क्या आ जाएगा IV, इधर से क्या आ जाएगा 65,536 है। तो लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा दोस्तों, IV 65,536, 65,536। टोटल कॉलम कितने हैं, टोटल कॉलम कितने हैं बताओ भी, टोटल कॉलम कितने हैं, IV तक 256 है, IV तक टोटल कॉलम कितने हैं दोस्तों, तो 256 है। कितने हैं, 256 है। अब इसने पूछा है टोटल सेल, टोटल सेल कैसे निकालेंगे, देखो आपसे पूछा इसमें टोटल सेल कितने, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 तो कॉलम है और 7 रो है, तो आप ऐसे निकालेंगे। तो टोटल यहाँ पर कितने सेल है, 42 सेल है, 42 है। लेकिन यहाँ पर इसने पूरा सीट के अंदर पूछा है, तो टोटल सेल निकालने का फॉर्मूला आप लिख लेना, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ है कॉलम है इंटू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ है रो, नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ है रो। बताओ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, टोटल कॉलम कितने हैं
256 और टोटल रो कितनी है 65,536 है, 65,536। इसको आप घर पर आराम से मल्टीप्लाई कर लेना कैलकुलेटर से, बट याद नहीं रखना है, फॉर्मूला याद रख लेना कि टोटल सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। कविता कुमारी मीना जी टोटल 536 33, ओके बाय मिस्टेक लिखा हो गया होगा ना, कोई बात नहीं। बताओ भी यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं या आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इस टॉपिक को, बताइए। हाँ जी क्लियर है बात यहां तक। अब आपसे पुराने वर्जन में पूछा है 2000 2003 के अंदर, तो सेल के एड्रेस आप इस तरीके से बता सकते हैं कि पहले कॉलम का लेबल क्या है, पहली रो का नंबर क्या है, पहले सेल का एड्रेस क्या है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहां डाउट है, बट एक पॉइंट याद रखना, जब सेल की बात आए तब उसमें कॉलम का लेबल भी होगा, रो का नंबर भी होगा। केवल रो की बात करें तो नंबर होंगे 1 2 3, और केवल कॉलम की बात करें तो एबीसी हमारे लेबल होंगे, एबीसी हमारे क्या होंगे, लेबल होंगे। कविता कुमारी कह रही है सर टोटल सेल 65,536, नहीं टोटल सेल तो ऐसे निकालेंगे ना अपने, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, देखो टोटल सेल निकालने के लिए मैंने यही तो बताया आपको। देखो टोटल सेल कैसे निकालेंगे, ये टोटल सेल यही तो निकालने, 1 2 3 कॉलम काउंट करो, कॉलम कितने टोटल 256 है, रो कितनी है 65,536, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएंगे, टोटल सेल आ जाएंगे। ये मैंने फॉर्मूला नीचे लिख दिया है, ठीक है। ज्योति कह रही है सर पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रही है बात आप सबको, क्या समझ में आ रही है तो बताइएगा भाई, नहीं आ रही है तो भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी जो आपको न समझ में आए। यहां तक बात क्लियर हुई तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या है देखिएगा। अब नए वर्जन आ गए, वर्जन कैसे आ गए, एक्सेल का एक वर्जन आ गया 2007, एक वर्जन आ गया 2010, फिर आ गया 2013, ये 2010 7 के बाद 2010 है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 10, 2013, 2013 के बाद 2016, 2016 के बाद 2019, और अब आ गया नया वर्जन 2021। इनके अंदर अगर आपसे पूछे क्या दोस्तों, सेल एड्रेस, इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे सेल एड्रेस है, क्या पूछे आपसे, सेल एड्रेस है, तो सेम क्वेश्चंस आता है, वो सारे के सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि बताओ फर्स्ट कॉलम का लेबल, फर्स्ट कॉलम का लेबल, फर्स्ट कॉलम का लेबल क्या है, फर्स्ट कॉलम का लेबल क्या है, बताइएगा अभी कमेंट करते रहिएगा जो जो चीज पता हो। फर्स्ट रो नंबर, फर्स्ट रो नंबर, बदला इतना ही है कि पहले पुराने वर्जन थे, अब नए वर्जन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेल एड्रेस, फर्स्ट सेल एड्रेस, फर्स्ट सेल एड्रेस, फर्स्ट सेल एड्रेस है, लास्ट कॉलम लेबल, लास्ट कॉलम में लेबल, लास्ट कॉलम में लेबल, लास्ट रो नंबर, लास्ट रो नंबर, लास्ट रो नंबर, लास्ट सेल एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस, टोटल कॉलम, टोटल कॉलम, टोटल सेल, टोटल सेल, बताओ। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। अब देखो, अब नए वर्जन में आपसे पूछे तो बताओ वर्जन बदलने से पहला बदल सकता है क्या, वर्जन बदलने का मतलब बढ़ा दिए होंगे लेकिन पहला थोड़ी बदलेगा, तो पहला चाहे किसी में पूछे यहां भी पहला होगा। देखो मान लो, अगर मान लो मैं कहता हूं कि 256 कॉलम कम है, तो उसमें और बढ़ा के नए वर्जन में उन्होंने बढ़ा के दिया है, तो पहला थोड़ी बदलेगा, पहली ना रो बदलेगी ना अपना कॉलम बदलेगा ना हमारा सेल का एड्रेस बदलेगा, तो पहले तो सारे सेम रहेंगे। पहले कॉलम का लेबल क्या होगा, ए होगा, पहले कॉलम का लेबल क्या है, ए है। पहली रो का नंबर क्या होगा, तो आप जानते हैं पहली रो का नंबर भी 1 होगा, और पहले सेल का एड्रेस भी आप जानते हैं क्या होगा, A1 होगा। लेकिन समस्या अब कहां आती है, लास्ट कॉलम तक, कितनी आती है, लास्ट कॉलम तक। आपसे ये पूछे कि लास्ट कॉलम का लेबल क्या होता है,
तो दोस्तों लास्ट कॉलम का लेबल XFD होता है। क्या होता है? XFD। कहने का मतलब पुराने वर्जन में IV के आगे चले तो IV के आगे चले, उसके बाद आपने सबको किया, लास्ट में ZZ क्या हो गए, कॉमन आ गए, उसके बाद फिर 3 को कॉमन निकाल के किया तो कहां तक आए? XFD तक आए। कहां तक आए? XFD तक आए। लास्ट रो का नंबर क्या होता है? 10,48,576। 10,48,576 है। और लास्ट सेल का एड्रेस पूछे तो बताओ क्या होगा? XFD 10,48,576। 10,48,576। आपसे ये पूछा कि लास्ट कॉलम का लेबल बताओ, तो पुराने वर्जन में IV, पुराने वर्जन में IV, और नए वर्जन में क्या है? XFD। नए वर्जन में क्या है? XFD। नए वर्जन में क्या है? XFD। बताओ XFD तक टोटल कॉलम कितने होंगे? बताओ XFD तक टोटल कॉलम कितने होंगे? कौन बताएगा? कमेंट करके बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। IV तक बिल्कुल सही बताया था, एक दो स्टूडेंट ने बताया था, संजय ने सही बताया है। इधर देखें तो ज्योति का भी रिप्लाई आया हुआ था 256 का। हाँ जी, अब बता दो XFD तक रीजनिंग का कोई लगाओ फॉर्मूला बताओ। बताओ भी XFD तक टोटल संख्या कितनी होती है? XFD तक टोटल संख्या कितनी होती है? कोई है जो बताएगा? XFD तक देखो थोड़ा सा निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, याद रख लेना। 16,384 कितने होते हैं भी? 16,384। 16,384 कॉलम होते हैं। XFD तक टोटल कितने होते हैं? 16,384। 16,384। और टोटल सेल कैसे निकालोगे? टोटल सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। टोटल कॉलम बताओ, नंबर ऑफ है कॉलम, यानी कि टोटल कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर ऑफ रो से। नंबर ऑफ है रो से। कितने हो जाएंगे भी? 16,384 इंटू 10,48,576 है। ये आप जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना, तब मल्टीप्लाई करके आप मुझे मैसेज कर देना अभी, ठीक है? जब आप जॉब लग जाओ तब आप गुणा करके बताना कि सर टोटल सेल इसमें इतने होते हैं, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल सेल कितने हैं, टोटल कॉलम कितने हैं, टोटल रो कितनी है, पहले कॉलम का लेबल क्या है, लास्ट कॉलम का लेबल क्या है, पहले सेल का एड्रेस क्या है, लास्ट सेल का एड्रेस क्या है, पता होगी। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो इसी को मैं शॉर्ट कर देता हूं आपके लिए। अगर आपसे पूछे वर्जन 2000 और वर्जन 2003 के बारे में, और पूछे वर्जन 2007, 10, 13, 16, 19, 21, तो क्या होगा देखो। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ए से IV। ए से IV 1 से 65,536 से, और A1 से लेकर IV 65,536, IV 65,536 है। इधर देखें तो क्या होगा? ए से XFD और 1 से क्या हो जाएगा? 10,48,576 है। और क्या हो जाएगा? A1 से XFD 10,48,576, 10,48,576। तो ये था भी आज अपनों ने एड्रेस के बारे में बात की। कल कुछ इसी पर एड्रेस पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर आगे अपने इसको और कंटिन्यू करेंगे। बताओ यहां तक किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी से बताइएगा कि अगर कोई भी डाउट हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो कि सर इसका मतलब क्या है। वैसे तो कोई डाउट मुझे लगा नहीं कि आपको कोई डाउट है, फिर भी अगर डाउट डाउट होता है, अगर है तो फिर पूछ लो। बताओ भी कमेंट करके। समझ में आई क्या बात आज की सारी?
सब ओके एकदम। तो हमने आज सीखा कि एक्सेल के अंदर बेसिक बातें की, हमने सेल के एड्रेस के बारे में बात की। कल अपने कुछ इस एड्रेस पर जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कोई भी डाउट किसी का नहीं है? बहुत बढ़िया भाई। चलो ओके, मिलते हैं कल एक नई और क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।